नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं 3 दिन से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही थी। कल की छुट्टी के बाद आज फिर से बाजार खुलते हुए नजर आएंगे और कैसा एक्शन देखने को मिलेगा इस पर फोकस करेंगे। अब जो 2 दिन बचे हैं इस हफ्ते के, उस पर आपको कैसे रणनीति बनानी है और अगला हफ्ता इनफैक्ट मंगलवार को बजट भी आने वाला है, तो एक बड़े इवेंट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको बाजार में कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। धन्यवाद मुझे संदीप जी यहाँ पर बुलाने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, वहां पे बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। फिर आगे की बातचीत करते हैं और स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि कैसे आज के बाजार में आपको फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स किन शेयरों में पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। मंगलवार की अगर आप बात करें तो तीसरे दिन लगातार बाजार में मजबूती देखने को मिली। भारी उतार चढ़ाव वाला सेशन था। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी वायदा बाजार में, तो भारी उतार चढ़ाव के बाद हल्की बढ़त के साथ मार्केट्स में हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी 26 अंक, सेंसेक्स 51 अंक चढ़कर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 60 अंकों की कमजोरी यानी गिरावट के साथ हमने देखा क्लोजिंग बनती हुई दिखी। निफ्टी ने दिन के दौरान रिकॉर्ड हाई भी छुआ। 24,600 के ऊपर पहली बार निफ्टी में हमने देखा क्लोजिंग होती हुई दिखी। जो रिकॉर्ड हाई लेवल बनते हुए दिखे थे निफ्टी की जहां तक बात है, तो 24,661 का लेवल हमने इंटरडे में छुआ था और 24,600 के ऊपर पहली बार निफ्टी में हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। सेंसेक्स की अगर आप बात करेंगे तो 80,898, ऑलमोस्ट 80,900 का जो लेवल है वो दिन के दौरान इंटरडे में सेंसेक्स ने भी छुआ। हालांकि क्लोजिंग वहां नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ, दिन के दौरान जरूर एक रिकॉर्ड हाई लेवल सेंसेक्स ने छुआ है। तो तीसरे दिन लगातार मार्केट्स में हमने देखा रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखे। लेकिन बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, कमजोर क्लोजिंग हुई थी और जो डे हाई बना था 52,600 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल भी था, जो कि ज्यादातर एनालिस्ट इंडिकेट कर भी रहे थे, उस लेवल से करीब करीब 225 अंक फिसल कर बैंक निफ्टी में हमने देखा वीकली जो एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। सेक्टर्स की ओर चलें, जहां पे सपोर्ट देख रहा था, जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, उसमें रियल्टी और एफएमसीजी लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली। आईटी और उसके साथ साथ मेटल, इन शेयरों में भी फिर से खरीदारी या तो फिर रिकवरी का रुझान जो है वो मार्केट्स में देखने को मिला। तो ये सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। जहां पे गिरावट थी या फिर कमजोरी थी, उन सेक्टर्स की ओर चलें तो उसमें आप पीएसयू, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स, फार्मा और पीएसयू बैंक, ये कमजोर कड़ी थी जो कि बाजार को नीचे लाने की, और उसके साथ साथ निफ्टी बैंक को भी कमजोर करने में या तो फिर नीचे लाने में इनका ज्यादा योगदान देखने को मिला। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो एफएमसीजी में एचयूएल, इसके अलावा एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, ये निफ्टी में तेजी लाने में इनका सबसे ज्यादा योगदान था। अगर आप गिरावट की बात करें, जो खींच रहे थे नीचे की तरफ निफ्टी को, उसमें कोटक बैंक और उसके साथ साथ दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पे भी कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग जो है वो मंगलवार के दिन में हमने बनती हुई दिखी। इसका निफ्टी की गिरावट में बड़ा योगदान था। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1227 शेयर चढ़ने वाले थे बनस्पत 1185 शेयर जो कि गिरकर बंद हुए हैं। तो एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें तो मजबूती की तरफ, बुल्स की तरफ ही ज्यादा फेवर कर रही थी, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें तो जो क्लोजिंग है मंगलवार के सेशन में, मिड कैप इंडेक्स तो सपाट बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखिए 173 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अगर आप वायदा बाजार की ओर चलेंगे तो उसमें हमने देखा कि इंडिया सीमेंट्स, पिरामल एंटरप्राइजेस, एचपीसीएल, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर थे। अगर आप लूजर्स की बात करेंगे, जहां पे वायदा बाजार में कमजोरी थी, उसमें एलएनटी टेक, एचएएल दूसरे दिन कमजोर था, एचडीएफसी एएमसी जिसके नंबर्स आए थे, सीमेंट्स, ये वायदा बाजार के टॉप लूजर्स में शामिल थे। ब्रॉडर मार्केट्स की ओर चले, जहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, उसमें चेन्नई पेट्रो, जबरदस्त मूव इसमें देखने को मिल रहा था। एलेंबिक फार्मा, नेटको फार्मा, ये भी तेजी वाले स्टॉक्स की सूची में ही शामिल थे। फार्मा में ये डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। 10-10% से ज्यादा का मूव इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला। टॉप लूजर्स में बात करें तो सोमवार का टॉप गेनर था गॉडफ्रे फिलिप्स, इसमें कमजोरी आती हुई दिखी। कमर्शियल इंजीनियरिंग और जोमैटो, जिसने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने की घोषणा की है, उसके बावजूद जोमैटो में हमने कमजोरी के साथ ही मंगलवार के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो अब आज के बाजार की बात करें, गुरुवार का दिन है सर, 2 दिन बाजार में बचे हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, क्योंकि अगला हफ्ता एक अहम हफ्ता है, बड़े हफ्ते की और हम बढ़ रहे हैं क्योंकि बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है मंगलवार को। तो एक बड़े इवेंट से पहले अब निफ्टी में एक दिन की छुट्टी के बाद कैसे अप्रोच करना चाहिए सर? देखिए, आपने बहुत ही क्लियरली एक इंडिकेट किया है, और इस समय अगर संदीप जी पूरे मार्केट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम 25,000 के जो लेवल है उनको टच करते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि इस समय 24,600 चल रहा है तो 25,000 बड़ा दूर लगता है, लेकिन जो बजट का जिस हिसाब से अप्रोच है और जिस बार इस तरीके से जो भारत सरकार है वो फोकस कर रही है कि वो विकसित भारत और 2047 के हिसाब से
यहाँ पर बजट की एक एक्सपेक्टेशन को लेकर आ रही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक तेजी का ट्रेंड अभी बना रहेगा। हाँ, स्ट्रैटेजिकली थोड़ी करेक्शन हो सकती है, लेकिन जब तक 24,400 के ऊपर अब मार्केट सस्टेन कर रहा है, तब तक गिरावट के कोई संकेत यहां पर नजर नहीं आएंगे। अभी इंट्राडे के हिसाब से, अगर चूंकि यहां पर आज की बात कर रहे हैं आप और थर्सडे के हिसाब से देखें, तो एक्सपायरी का प्रेशर और प्लस थोड़ा सा एक बुल रन में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी 24,750 तक के लेवल आपको टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी में अगर देखते हैं तो लेवल्स ये देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी लोग ज्यादा ट्रैक करते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग पे यहां पर फोकस होता है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा बढ़त का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जो 52,400 के पास आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, वो अब के मार्केट में अगर देखते हो तो मुझे लगता है कि 53,000 के लेवल्स यहां पर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हो। तो मार्केट बुलिश है, तेजी है, स्टॉक स्पेसिफिक यहां पर मूवमेंट अग्रेसिव रहेगा। ऑप्शन साइड पे बाय करके चलिए, सेल साइड से थोड़ा सा बचिए, थीटा डिके लेने की कोशिश मत करिए, तो मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे और एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाएंगे। आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी 53,000 की तैयारी कर रहा है। मैं इनफैक्ट एक की लेवल की बातचीत आपसे करूंगा अभी, जो कि इसने मंगलवार के सेशन में टेस्ट किया था, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। मैं उसके ऊपर आऊंगा सर, लेकिन कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर हम पहले निफ्टी या ओवरऑल बाजार की बात करें, तो उसमें एक तो रियल एस्टेट और दूसरा एफएमसीजी, ये बड़े कंट्रीब्यूटर्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। अगर आप बजट से पहले का रनअप देखें तो ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार में ज़्यादा रनअप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट में आप देखेंगे तो सनटेक रियल्टी, जो कि हमारे 2-3 एनालिस्ट लगातार इसमें रिकमेंडेशन दे भी चुके हैं, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड। और एफएमसीजी में अगर आप देखेंगे तो एचयूएल, जहाँ पे इनका जो वाटर प्योरीफायर कारोबार है वो बेचने की खबर भी आई थी। दिन के दौरान शेयर ने 2725 रुपये का 52 वीक हाई भी टच किया, 4% के आसपास का मूव देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और उसके साथ साथ ब्रिटानिया, ये कुछ एफएमसीजी प्लेज हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रियल्टी और उसके साथ साथ एफएमसीजी शेयरों में ये जो खरीदारी चल रही है सर बजट से पहले, ये क्या दौर जारी रहेगा? इनमें अब भाई जो 2 दिन का मूव आ चुका है, उसके बाद कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है सर? देखिए संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रियल्टी काउंटर और एफएमसीजी में बाइंग चल रही है, लेकिन 2 काउंटर और है जिनमें की एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। वो है केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स और शुगर स्टॉक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हवा चलती है बजट की, उसमें काफी उड़ते हुए से नजर आते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इनमें बहुत बढ़त देखने को नहीं मिलती है। जहां तक रियल्टी और एफएमसीजी काउंटर की बात करें तो पिछले 1 साल में इन काउंटर्स में रियल्टी ने तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन एफएमसीजी काफी हद तक कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिला था और बजट की एक्सपेक्टेशन से पहले थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको डिफेंसिव काउंटर की तरह यहां पर यूज करना चाहिए, खासतौर से चाहे आप आईटीसी की बात करें या फिर डाबर की बात करें या एचयूएल की बात करें। इनमें जो तेजी है वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है और 3 से 5% तक की तेजी के बाद थोड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो पोर्टफोलियो पे एलोकेशन है उसको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर उन्हीं को कंटिन्यू करें। दूसरी साइड रियल एस्टेट काउंटर पे अब बजट के बाद आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो इस तेजी का फायदा उठाएं और वहां पर अपने स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुकिंग करने की तैयारी करें। वो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि लंबे समय में चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, डीएलएफ हो, सनटेक हो, इन सभी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इन तेजी में 80% स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो अब ये जो आप रियल्टी में कह रहे हैं सर प्रॉफिट बुकिंग करनी है 80% स्टॉक्स में, ये क्या बजट से पहले कर लें या बजट का वेट करें उसके लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट की हवा है उसमें अगर ये तैरते हुए नजर आ रहे हैं तो यहां पर उस उड़ाद का फायदा लेना चाहिए और उससे पहले यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ठीक है, तो बजट से पहले ही आप चाहें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में जिस तरह का रनअप हो चुका है उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जहाँ तक एफएमसीजी की बात है तो आईटीसी, डाबर, एचयूएल, इनमें 3 से 5% का और आप मूव देखने को मिल सकता है। कोई एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आप बने रह सकते हैं, अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो तेज़ी बन रही है, क्योंकि कंजम्पशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हो सकता है, खासतौर पे रूरल साइड पे भी हो सकता है कि बजट में काफ़ी अनाउंसमेंट्स आते हुए देखें, तो उसका फ़ायदा भी एफएमसीजी में साफ तौर पे नज़र आ रहा है और वही तेज़ी हो सकता है थोड़ी और भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आए भी। आईटी में सर पिछले हफ्ते हमने देखा टीसीएस के नंबर्स आए थे, उसके बाद से जो एक रनअप आया उसके बाद एक दिन का ठहराव था, लेकिन मंगलवार को फिर से हमने देखा कि आईटी में लोअर लेवल से एक अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही कुछ रुझान मेटल शेयरों में हुआ, जहां पे चाइना के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए थे, इतने अच्छे नहीं थे, एक दिन का ठहराव था। उसके बाद फिर से आप देखें मंगलवार के सेशन में, बावजूद इसके कि बुधवार को बाजार बंद था, आईटी और मेटल में फिर से दमदार जो रिकवरी है वो हमने बनती हुई दिखी है। कुछ स्टॉक्स जो कि लाइमलाइट में थे उसमें
LTI माइंडट्री, इन्फोसिस, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये कुछ IT स्टॉक्स हैं जिनमें हमने देखा काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट 0.25% की तेज़ी लेकर LTI माइंडट्री बंद होता हुआ दिखा। इन्फोसिस के इनफैक्ट आज नंबर्स भी आने हैं, नंबर्स कीनली अवेटेड हैं, बाजार को काफ़ी होप्स हैं क्योंकि TCS और HCL टेक दोनों के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आए हैं। जिस तरह से बाजार उम्मीद कर रहा था उससे अच्छे नंबर्स दोनों ही कंपनियों ने डिलीवर किए हैं। तो अब IT और मेटल को लेकर ये जो रिकवरी शुरू हुई है ये जारी रहेगी, इसमें खरीदारी करनी है सर? देखिए संदीप जी, पहली बात है कि खरीदारी का तो मैं यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा हूं आप चालाक बनिए, समझदार बनिए और उन स्टॉक्स के छलावे में मत फंसिए। पहला देखिए, आपने IT पे, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, इन सब पे आपने अगर निवेश कर रखा है तो आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 सालों में बहुत कुछ अग्रेसिव रिटर्न्स नहीं देखने को मिले। इनफैक्ट आपने शायद हायर साइड पे भी खरीदा होगा, तो मैक्सिमम पोर्टफोलियो में बहुत लिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब जो समय आ रहा है, और जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि इस समय रिजल्ट का सीजन है और हवा लग रही है तो स्टॉक्स भाग रहे हैं, इस भागने के स्टॉक में आप अपनी पोजीशंस को कम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्लीट IT पैक को निकाल दीजिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% हिस्सा ही IT पे रखिए, क्योंकि IT में आपको मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा अभी 2 क्वार्टर के बाद। अभी फिलहाल अगर जो ये सिनेरियो देख रहे हैं, इनमें स्टॉक्स की जो रैली है वो सस्टेनेबल नहीं है, और मार्केट चूंकि तेजी पर है तो इस वजह से इन स्टॉक्स में एक बॉटम फिशिंग हो रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इन कंपनी वो में बहुत ज्यादा अग्रेसिव कोई रिटर्न आने के चांसेस नहीं है। रिजल्ट का इंपैक्ट है, थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, इस वजह से आपको तेजी देखने को मिल रही। तो वेटेज को कम कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जो स्टॉक पिछले 1 साल से आपको पेन दे रहे हैं, उस पेन पे मरहम लगाने का टाइम है। यहां पर एग्जिट होने का मौका आपको मिलेगा। फिलहाल IT की तरफ अगर जाते हैं तो कुछ स्टॉक, जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूं टेनला प्लेटफॉर्म, जो कि मुझे यहां पर ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर जाता हूं तो जेंसर टेक्नोलॉजीज, वो ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। तीसरी तरफ अगर मैं ओवरऑल देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे इंफोसिस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहां पर, या KPIT टेक्नोलॉजी, इनमें कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। लेकिन जो दिग्गज हैं, जो कैप्टन रहे हैं, उन कैप्टन को रिटायरमेंट लेने की जरूरत दिखाई दे रही है, और उन कैप्टन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है। सर आपने कहा दिग्गजों से दूर रहना IT में, तो जो मैंने नाम सही सुने हैं वो जरा प्लीज़ एक बार रिकन्फर्म कर दीजिए। एक तो तानला प्लेटफॉर्म्स, दूसरा आपने जेंसर टेक की बात करी, तीसरा आपने KPIT टेक भी बोला, चौथा नाम आपने इन्फोसिस का लिया या एम्फोसिस बोला आपने सर? एम्फोसिस। वही आप कह रहे हैं कि दिग्गजों को थोड़ा पीछे करने की जरूरत है। तो एम्फोसिस, KPIT टेक और उसके साथ साथ तानला प्लेटफॉर्म और जेंसर टेक, इनमें आप पोजीशंस खड़ी करके चल सकते हैं। बाकी IT पैक की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे आप थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, या फिर अपना जो वेटेज या एलोकेशन है उसको थोड़ा ट्रिम डाउन कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। सर IT के अलावा एक मैंने आपसे मेटल के लिए भी पूछा था, IT को लेकर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन भी आपसे, आप जरा मेटल पे पहले अपना व्यू शेयर कर दीजिए। देखिए, मेटल तो फिलहाल मैं इस समय अगर देखता हूं तो टाटा स्टील को छोड़ करके बाकी सभी में बुलिश हूं। और चाहे आप हिंडाल्को की बात कर लें, सेल की बात कर लें, नेशनल एल्युमिनियम की बात कर लें, इन सब पे जब भी डिप मिलता है तो आपको बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड जो पोटेंशियल है वो यहां से 18 से 20% का है आने वाले 8 से 9 महीने में। और अगर लंबे समय के लिए देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस 5 साल तक आपको ये अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए नजर आएंगे। और अभी टाटा स्टील, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं टाटा स्टील से एग्जिट होने की राय दे रहा हूं, थोड़ा करेक्शन का वेट करें। 155 160 के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो उन लेवल्स पर वापस अट्रैक्शन दिखाई देगा। अभी 15 दिन या 1-2 महीने तक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तब तक जो चल रहे हैं उनके साथ, उनको फ्रेंड, जो ट्रेंड है वही फ्रेंड बनाइए और उनको अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज करिए। तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, और टाटा स्टील को छोड़ बाकी सभी मेटल काउंटर्स में हो सकता है कि 8 से 9 महीने या 9 से 12 महीने में 18 से 20% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। IT में सर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि 2 क्वार्टर रुक जाइए, 2 क्वार्टर के बाद यहाँ पे खरीदारी कीजिए। मेरे को सिर्फ ये जानना है सर, US में जो रेट कट की होप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ तो ऐसे भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि 30-31 को ही, जुलाई को ही जो मीटिंग होगी उसमें ही हो सकता है कि ये जो रेट कट है वो आता वो दिखे। हालांकि जो सितंबर को लेके बिल्डअप है वो 100% ऐसे जानकार है जो मान रहे हैं कि हाँ सितंबर में तो रेट कट होने ही वाला है। तो अगर रेट कट होने वाला है सितंबर में खासतौर पे, तो फिर IT शेयर उसको क्यों नहीं खरीदना है सर? क्यों 2 क्वार्टर के लिए वेट करना है? देखिए,
आपको मैं बताऊं तो पिछले 1.5 साल से मैं आईटी काउंटर पे हर 2 क्वार्टर पे अपडेट देता हूं और कोशिश करता हूं कि इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है या बचना है। हम्म। 2 क्वार्टर मैं इसलिए अभी बोल रहा हूं क्योंकि देखिए दो चीजें यहां पर है। आप अगर उनको फंडामेंटली पकड़ने की कोशिश करेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगी। पहला कि यूएस और यूरोप की सिचुएशन अच्छी नहीं है और रेट कट होने के बावजूद भी वहां पर कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रोजेक्ट में कट्स देखने को मिल रहे हैं और जो डोमेस्टिक लेवल पर बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कॉस्ट को रीस्ट्रक्चर करके यहां पर आपको जो एम्प्लॉइज कॉस्ट है उन सबको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साफ साफ इंडिकेट करता है कि आईटी सेक्टर में जो दिख रहा है वो नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए कि आपको रिटर्न मिल सके, इसलिए थोड़ी की परेशानी खड़ी हो सके। तो अगर कहीं पर कोई चिंता का विषय है तो उसको थोड़ा दूर रखें, जो चल रहा है उसके साथ चलें। और अभी आईटी काउंटर पे अगर आप नजर बनाकर रखते हैं तो आपको मौका मिलेगा, या तो 2-1% का फर्क आएगा लेकिन पैसा बचे, वो सबसे बड़ी बात है। पैसा बचना चाहिए, इसलिए 2 क्वार्टर का वेट कर लीजिए आईटी शेयरों में पैसा लगाने के लिए या अपना एलोकेशन बढ़ाने के लिए। अगर आपका एलोकेशन है थोड़ा ट्रिम डाउन कर लीजिए, अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिए, मुनाफा आ रहा है तो उसे आप ले लीजिए। जो चल रहा है उसी के साथ बाजार में आप भी अपनी पोजीशन बनाएं ताकि आपका भी पैसा बन सके। लेकिन दो सेक्टर्स और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि और जो जो आपने बात इंपॉर्टेंट कही है कि 2 क्वार्टर की मैं बात करता हूं, लेकिन अगर आप मनी नाइन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिप पे स्टॉक बाय करने की स्ट्रैटेजी जरूर मिलती है। और दूसरा है कि आपको यह भी फायदा होगा कि 2 क्वार्टर तक एग्जैक्ट रुकना है, 2 क्वार्टर के बाद क्या व्यू लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं 4 क्वार्टर तक जाएं, या फिर हो सकता है 1 क्वार्टर पहले ही बाय की स्ट्रैटेजी रखें। इसलिए मनी नाइन के और आपके प्रोग्राम को फॉलो करना भी जरूरी है। तो रवि जी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, वो लगातार अपडेट देते ही रहते हैं, उनकी पैनी नजर है आईटी स्टॉक्स पर। लेकिन दो सेक्टर जो नहीं चल रहे हैं, आपने कहा सर जब बाजार में जो चल रहा है उसी के साथ रहिए, ट्रेंड इस फ्रेंड को आप अपना फ्रेंड बना के चलिए। लेकिन दो चीज़ें जो नहीं चल रही है, एक तो है रेल और दूसरा है डिफेंस, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े जो प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। चाहे आप एचएएल की बात करें, बीईएल, बीडीएल, रेलवे में आप एयरकॉन देखिए, रेलटेल देखिए, राइट्स देखिए, जेडब्ल्यूएल देखिए, आईआरएफसी देखिए, इनमें अब प्रॉफिट बुकिंग के जो संकेत है वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। मेरी कुछ चैनल से बातचीत हो रही थी सर इसी शो में ही, वो कह रहे हैं कि बजट से पहले, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है बजट को लेकर और बहुत ज़्यादा रनअप भी हो चुका है, तो अब यहाँ पे एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये दोनों सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए मैं संदीप जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और सॉरी मैं इसको डायरेक्टली आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे बात पहले समझिए, देखिए अगर आपने डिनर कर लिया और मैं आपसे कहूं कि दोबारा डिनर करेंगे तो आप शायद उसको करना पसंद नहीं करेंगे और उसका स्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। डिफेंस काउंटर में अब तक इस साल, अब मुझे नहीं पता कि एनालिस्ट इसको क्या बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस साल 1 जनवरी से अब तक 70% बढ़ चुके हैं। थोड़ी सांस नीचे लेने दीजिए। सांस लेने का मतलब है थोड़ा सा एक करेक्शन आ जाएगा, 2 कदम पीछे हटेगा, 4 कदम आगे बढ़ेगा। और जहां तक आपने स्टॉक्स की बात करी है, ये वो ग्रोथ स्टोरी है जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। दोनों काउंटर, चाहे वो रेलवे हो या डिफेंस हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर इन स्टॉक्स की खास बात क्या है ये आपको मैं बताता हूं। खास बात यह है कि अगर इन स्टॉक्स में आप हाई पे फंस जाएंगे और 10-20% का करेक्शन आ जाएगा तो आपकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट करा सकता है, दूसरा सेक्टर नहीं कराता। दूसरे सेक्टर में आपने देखा होगा स्टॉक गिर जाते हैं तो 3 साल 5 साल लग जाते हैं उनको वहां तक बढ़ने के लिए, लेकिन इन सेक्टर में यह खास बात है कि अगर गिर गए तो भी 6 महीने 3 महीने में वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और हो सकता है 3 महीने में आप भूल जाएं स्टॉक को तो वो मल्टी बैगर बन जाए, जैसे कि आपने आरवीएनएल, आईआरएफसी और एचएएल और इन सभी स्टॉक्स में देखा है। लेकिन फिर भी ट्रू की यहां पर यह है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डिप एक अच्छा संकेत है यहां पर 2 कदम पीछे हटके 4 कदम बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि बीडीएल, बीईएमएल, एचएएल, बीईएल, एमटीआर, पारस डिफेंस, मैसडॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में 2-3% के करेक्शन पे उतनी ही तेजी से आपको फंड एलोकेट करना जितना पैसा आपके पास अभी सिक्योरिटी में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रेलवे काउंटर की बात करें तो देखिए रेलवे काउंटर में थोड़ी सी चॉइस अलग है। चॉइस अलग इसलिए क्योंकि बहुत से काउंटर चल चुके हैं तो उनमें थोड़ा एक्सपोजर कम रखना है, जैसे कि आरबीएनएल में एक्सपोजर कम रखना है, आईआरएफसी में एक्सपोजर थोड़ा कम रखना है, लेकिन टेक्स रेल, जेडब्ल्यूएल, इन सब पे आपको एक्सपोजर अपना बढ़ाना है और इनमें आपको अभी भी यहां पर बने रहना है, चाहे बजट हो या बजट के बाद। इन काउंटर्स में
वापस से अट्रैक्शन डेवलप होता हुआ नजर आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, Money9 को फॉलो करिए। ये भैया सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियोस को प्लीज छोड़ दीजिए, और इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाइए, खूब म्यूजिक एंजॉय करिए, बॉलीवुड देखिए, स्टॉक मार्केट मत देखिएगा। बड़े बड़े पंडित हैं जो चूना लगाने में बैठे हैं। चलिए, तो रवि जी को भी अगर आपको फॉलो करना है, आप Money9 देखिए, या तो फिर इनका खुद का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो कीजिए। बाकी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जहाँ तक डिफेंस और रेलवे की बात है, तो एक भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको ये आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा रिट्रेस हो रहे हैं, एक ब्रीदर ले रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत बड़ा अपमूव इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो थोड़ा ब्रीदर आने दीजिए, थोड़ा रुकने दीजिए, थमने दीजिए, उसके बाद फिर से एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा आपको प्रेफरेंस बदलना है, जैसे उन्होंने रेलवे स्टॉक्स के लिए बताया, RVNL, IRFC बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, तो इनसे आप एक्सपोजर कम कर लीजिए। लेकिन टैक्स रेल, JWL, जिसे आप जुपिटर वैगन्स के नाम से जानते हैं, इनमें आप चाहें तो अपना जो एक्सपोजर है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो रेलवे और डिफेंस में ऐसा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहे हैं ऐसा रवि जी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चलिए, अब आज की तैयारी करते हैं। आज के लिए कौन से सेक्टर्स, किन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए उसकी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले सर, जैसे मैंने आपसे कहा था, निफ्टी बैंक, इस पर मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है, 52,600 का लेवल बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि टेक्निकली बता रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि इसके ब्रेकआउट का लेवल है। लेकिन हमने मंगलवार को देखा 52,600 का लेवल इंटरडे में पार हुआ, हिट हुआ, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और 52,400 के आसपास हमने देखा निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। हायर लेवल से करीब 225 पॉइंट फिसल कर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुई है। तो ये जो 52,600 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नहीं टिक पाया, क्या ये कोई चिंता की बात है? फिलहाल तो मुझे कोई खास चिंता दिखाई नहीं देती, बल्कि यहां पर मैं, आपने अब बात करी है तो मैं ऐसी प्रॉफिट स्ट्रैटेजी भी देने की कोशिश करता हूं जो आपके ट्रेडर फॉलो करते हैं। पहला, आप इस समय स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करिए कि आप 24 जुलाई का 52,600 का कॉल, जो कि 550-60 रुपए के पास चल रहा है, बाय करने में घबराइए नहीं, क्योंकि ये 850 रुपए हो जाएगा। और स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहां पर 150 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए। टारगेट इतना लंबा है और स्टॉप लॉस इतना छोटा दे रहा हूं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं ऑप्शन ट्रेडर के लिए। दूसरा, अब अगर यहां पर आप रेशियो बनाना चाहते हैं तो आप एक बार 52,600 का कॉल बाय करके आप 53,500 का जो कॉल है उसको 2 लॉट यहां पर अगर आप सेल करते हैं, 1:2 का रेशियो बनाते हैं, तो आप तब भी प्रॉफिट पे होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी साइड पे जो निफ्टी के स्ट्रैटेजी ले रहे हैं पूरे वीक के लिए, 52, इस समय 400 का क्लोजिंग है, 52,350, 380 के पास आता है, मार्केट पे प्लस रहिए, 52,200 का स्टॉप लॉस डालिए। अपसाइड जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो है 53,000 का। तो ये छोटे छोटे ट्रेड के साथ बड़ा डायरेक्शन क्या है उसको फोकस करें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक में 24 जुलाई का जो कॉल ऑप्शन है 52,600 का, उसे आप 550 रुपये के आसपास खरीद लीजिए। 800, 850 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आ जाएंगे। 100 रुपये नीचे का एक आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। आप चाहें तो स्प्रेड भी बना सकते हैं। 52,600 का एक कॉल अगर आप खरीदते हैं तो उसके सामने 53,500 के जो 2 कॉल हैं उनको आप बेच सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना सर, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चलिए ठीक है, तो एक स्प्रेड भी आपको दे दिया गया है। आप चाहें तो वैसे भी निफ्टी बैंक का जो कॉल ऑप्शन है 52,600 का, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है जिसकी मैंने चर्चा भी की थी, उसी स्ट्राइक प्राइस का आप चाहें तो कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यहाँ पे बड़े टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। 850 रुपये इसकी वैल्यू हो सकती है, जो कि फिलहाल 550 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सर PSU शेयरों की। PSU शेयरों में जो गिरावट या फिर मुनाफा वसूली देख रहे हैं हम, क्या इसमें भी रेलवे और डिफेंस में, जैसे आपने बताया, इनमें भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए? क्योंकि इरडा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसको लेकर बाजार में बहुत चर्चा है सर। 310 रुपये का ट्यूसडे को हमने देखा है, इसने रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। इसके वीकेंड पे नंबर्स आए थे, नंबर्स मजबूत थे, 30% मुनाफा बढ़ा था। लेकिन 310 रुपये का आप देखिए हाई बनाने के बाद स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई है वो 6% नीचे 272 रुपये के आसपास होती हुई दिखी है। अब तो एक एनालिस्ट ऐसे भी हैं बाजार में जो कि 60% नीचे का जो डाउनसाइड है वो उन्होंने उसकी भी बातचीत करी है। 130 रुपये तक के टारगेट आ जाएंगे, इसकी भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा MMTC, ऑयल इंडिया, गेल, कोल इंडिया, LIC तो इनफैक्ट मंगलवार को चढ़कर मजबूती के साथ बंद होता हुआ देखा था। तो PSU शेयरों में ज़्यादातर जो PSU अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी मुनाफा वसूली इनमें हावी होती हुई नजर आ रही है। तो ये भी वैसे ही रेलवे और डिफेंस की तरह इनको भी अप्रोच करें सर?
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए पीएसयूज में भी आपके पास सेक्टर एलोकेशन है। सेक्टर एलोकेशन का मतलब है आपके पास रेलवे के भी स्टॉक्स है, डिफेंस के भी स्टॉक्स है, बैंक के भी स्टॉक्स हैं, और आपने जिस तरीके से एनर्जी काउंटर की बात की, की बात की, उनके भी स्टॉक्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, पहली बात आपने एर्डा की बात की, मैं एर्डा पे एक बार को वापस से कमेंट कर देता हूं। फिर से कह रहा हूं, ये इंस्टाग्राम की ट्विटर को फॉलो करना छोड़ दीजिए, ट्वीट को छोड़ दीजिए। आपको घबरावा डराते ज्यादा है, आपको रिटर्न कम कमवाने देते हैं। पहला मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखिए कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, 32 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच चुकी, तो 300 से गिरावट अगर एक 250 और 255 के रेट पर आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छे संकेत हैं, आपको डिप पे बाय की स्ट्रेटजी मिलेगी। रही बात कि शेयर आधा हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएगा, भैया मुझे अपना वीडियो नहीं चलाना है कि इसके लिए मैं बोल दूं कि दिल्ली में बर्फ गिरी, साइकिल से बर्फ गिरी और बोल दिया बर्फ गिर गई। इस टाइप के वीडियो से प्लीज बचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फंडामेंटल के नंबर्स को ध्यान रखें, इस तरह की अफवाहों से बचें। ये शेयर 250 रुपए तक करेक्ट हो सकता है और उसके बाद अट्रैक्शन आ सकता है। तो 272 पे खरीद रखा है, 295 पे खरीद रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा वेट कर लें। 265 और 60 के बीच में खरीदें, 245 का स्टॉप लॉस डालें, अपसाइड टारगेट 330 के फिर से आपको देखने को मिलेंगे। रिजल्ट के बाद जनरली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, रिजल्ट से पहले स्पाइक मिलता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और वही आपको देखने को मिल रहा है। रही बात आपने जो बैंकों लंबे समय की बात की, देखिए लंबे समय के रिकमेंडेशन पे मैं 3 स्टॉक्स आपको बता देता हूं, आप लोग उसको फोकस करें। पहला स्टॉक है गेल, जिसकी आपने चर्चा करी। इस समय चल रहा है 233 रुपए, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये शेयर 600 रुपए हो जाएगा तो आप क्या बिलीव करेंगे? आप अचानक से कहेंगे ये पॉसिबल नहीं, लेकिन जिस हिसाब से 2030 तक की बात करें तो ये 600 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं होगा तो स्प्लिट होगा, नहीं होगा तो बोनस मिलेगा। लेकिन स्टॉक को आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने एसआईपी और हर महीने खरीदारी करने की एक राय रखिए। ये स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने की रिटर्न है और रिस्क आपका बहुत ही कम है। क्या ज्यादा से ज्यादा गिरने का है? 10-15% का करेक्शन आ भी गया तो लॉन्ग टर्म पे उतना कुछ फर्क नहीं देगा, लेकिन लंबी चाल रेस का घोड़ा है। दूसरा स्टॉक है पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। चल रहा है 61 रुपए के पास, लेने की क्षमता रखिए। अपसाइड टारगेट 80 रुपए के आसपास आता है। ना आपका दोस्त है ना फ्रेंड है, पैसे देता है, बुक कर लीजिए और वापस से दूसरे स्टॉक पे शिफ्ट कर जाइए। तीसरा स्टॉक बैंकिंग काउंटर से ही जो अभी कंसोलिडेशन के मोड में दिख रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इस समय अच्छे लेवल्स पर चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की राय रखिए, 350 का लक्ष्य है। और इन सब स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वाइप आउट, इसलिए शेयर मार्केट की इन अफवाहों से बचें। चलिए दूर रहिए इन अफवाहों से जो ये बता रही हैं कि पीएसयू शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, बाजार में बहुत बड़ा एक फॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इनसे आप दूर रहिए, केवल वीडियो चलाने के लिए वो अपना ऐसे तरह की बातें बोलते हैं। तो 3 स्टॉक जो कि बताए गए हैं, एक तो है गेल जो कि मल्टी बैगर साबित हो सकता है। 600 रुपये का टारगेट सुन के थोड़ा सा अचंबा तो होता है सर, कोई भी आज तो गेल के लिए 600 की बात नहीं कर रहा, केवल ये रवि जी हैं जो ऐसी बातें कर सकते हैं। और कई स्टॉक ऐसे हैं जो कि जिनको लेकर इन्होंने पहले भी अचंबित किया है, और जब टारगेट आए थे तो उतना ही ज़्यादा अचंबा उस समय भी हुआ था जब इन्होंने जो टारगेट बताए थे वो अचीव होते हुए दिखे। तो 2030 तक अगर आप गेल को हर महीने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एसआईपी के लिए खरीदते हैं तो 600 रुपये का टारगेट गेल में आ जाएगा। गेल का टारगेट अगर नहीं आएगा तो उसमें कोई स्प्लिट आ जाएगा, कोई बोनस आ जाएगा, तो आपको फायदा होना निश्चित है, ऐसा वो आपको बता रहे हैं। मल्टी बैगर साबित हो सकता है। दूसरा नाम है पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का, और तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये पीएसयू नाम है जिन पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बेट करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई सर पीएसयू स्टॉक्स की। अब जरा रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनियां जिनके नतीजे आ रहे हैं। दिग्गजों में देखें तो बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, एलटीआई माइंट्री, इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल, हिमाद्री केमिकल, इनके नंबर्स आए हैं। नंबर्स के ऊपर रिएक्शन आता हुआ दिखा। तो अब ये जो नंबर्स आए हैं या तो फिर आज आने वाले हैं, उनका अगर हम फोकस करें, या पहले आप जिनके नंबर्स आए हैं उसी की बात कर लेते हैं। इन पर कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर? बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, एलटीआई माइंट्री, सेंचुरी टेक्सटाइल, हिमाद्री, कोई स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो सर? देखिए स्टॉक सारे अच्छे हैं, लेकिन बस मैं इतना करता हूं कि रिजल्ट की पहले एक्सपेक्टेशन से यहां पर अगर आपने पोजीशन बनाई है तो 40% प्रॉफिट बुक करने की तैयारी करिए। रिजल्ट के बाद जब धीरे धीरे करके वापस से स्टॉक पे करेक्शन आएगा तब खरीदारी करेंगे, लेकिन सिर्फ रिजल्ट का सिर्फ एक ही टाइम होता है। रिजल्ट जब आता है स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी रखिए, वहां से मल्टी बैगर स्टोरी बनने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 10 से 5 से 10% होती है। लेकिन उसके बाद जो रैली आएगी उस पर आपको चढ़ते हुए नजर आएंगे, उसके लिए मनी 9 फॉलो करना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, अगर आपने रिजल्ट से पहले किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाई तो 40% आप अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। ये राय निकल के सामने आती हुई दिख रही है। रिजल्ट्स को आपको कैसे प्ले करना है, मनी 9 पर लगातार बने रहिए। रिजल्ट्स को लेकर हमारी कवरेज तो लगातार जारी है और रवि जी भी जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं रिजल्ट्स वाले स्टॉक को लेकर खासकर, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका मुनाफा होना लगभग निश्चित नजर आता है। अब बात करते हैं जब आज जो नतीजे आने वाले उसमें इन्फोसिस एक दिग्गज नाम है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। HCL टेक और TCS के नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा है जिसके बायबैक को लेकर भी अनाउंसमेंट आ सकता है नतीजों के साथ। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवल्स पॉलीकैब है, LIC हाउसिंग है, परसिस्टेंट भी है, LTTS भी है, दालमिया भारत, टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नतीजे आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। नंबर से पहले कोई स्ट्रैटेजी सर इन स्टॉक्स में? देखिए सिर्फ एक ही स्टॉक इन सब में बहुत अच्छा है, वो है औरो फार्मा, जिसे कि 1450 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसको बाय करके चल सकते हैं। और रही बात, देखिए इन्फोसिस को मैंने पहले ही बताया है, यहां पर जो अपवर्ड मूव मिलेगा उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना है। पॉलीकैब की बात करें तो जो लोग फंसे हुए हैं लोअर लेवल्स पे उनको निकलने का मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको एक बार को निकलने की तैयारी करनी चाहिए। परसिस्टेंट पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 40% के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आप करके चल सकते हैं। हैवेल्स को थोड़ा सा चाहे तो यहां पर अभी वेट कर सकते हैं, रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रखेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये तो बात हुई जो आज नतीजे आने वाले हैं उनमें आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। एक सेक्टर और सर मैं बिना पूछे आपसे नहीं रह जा रहा, वो है फार्मा का। अलेम्बिक फार्मा देखिए, नैटको फार्मा देखिए, मंगलवार का मूव बहुत शार्प था सर। अब जो दिग्गजों के बाद जो मिड कैप कुछ फार्मा काउंटर्स हैं उनमें काफ़ी शार्प रन अप देखने को मिल रहा है। इसमें आप चाहें तो ग्लैंड फार्मा को भी शामिल कर सकते हैं। ग्लैंड फार्मा में तो प्रमोटर का एग्जिट होने वाला है। फॉर्चून फार्मा लगातार अपना जो स्टेक है इस कंपनी में 40-42% के आसपास को, उसको वो पूरी तरह से बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन स्टॉक में एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। तो फार्मा को लेकर कोई रणनीति जो सर आप शेयर करना चाहेंगे? अलेम्बिक देखिए मंगलवार को 10% ऊपर बंद हुआ था, कुछ ऐसा ही रुझान हमने नैटको फार्मा में भी बनता हुआ देखा था। ये भी आप देखिए 6% के अपमूव के साथ ही बंद हुआ। फार्मा को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी सर? देखिए अगर मैं एक एक करके स्टॉक चलूंगा, संदीप जी आप बहुत चालाक हैं, सब कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा कम ही बताऊंगा, लेकिन ज्यादा बताऊंगा कुछ चीजों पे। पहला, फार्मा सेक्टर में देखिए कुछ स्टॉक्स पे फोकस रखिए। पहला है जो छोटा स्टॉक है उसका है मॉर्फिन लैब, 57 रुपए चल रहा है, वो एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल, लुपिन, ग्लेनमार्क और डिविज लैब, इन काउंटर्स पे अभी आप रहिए बुलिश। सन फार्मा और ओवरऑल यहां पर देखते हैं लाल पैथलैब, इनको थोड़ा सा अभी इग्नोर रखिए, ना बाय करना है ना सेल करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी है। अब आते दूसरी साइड, सिप्ला में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप करके चल सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, समय की लिमिटेशन है, लेकिन आप वीडियो रिपीट करके, टीवी के अलावा यूट्यूब की खास बात यही कि आप बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। यहां पर सिप्ला में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लेकिन 1450 से ज्यादा के लेवल नीचे नहीं दिखाई देंगे। उन लेवल्स के पास आता है तो वापस से बाय का अट्रैक्शन दिखाई देगा। अब आती है बात कि किससे दूर रहना है। अजंता फार्मा, बायोकॉन, ज्योति लैब, डॉक्टर रेड्डीज, इनसे कर लीजिए नमस्ते, कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर वापस लेंगे। और ना बाय करिए, अगर है तो सेल कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। 1-2 हफ्ते वेट करेंगे, अच्छा खासा 10% के आसपास का करेक्शन मिल सकता है। तो फार्मा में मॉर्फिन लैब्स, लुपिन, ग्लेनमार्क, डेविस और फोर्टिस, मैंने जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करी जैसे आप बता रहे थे। सन फार्मा, लाल पाथ लैब्स को आपको इग्नोर करना है, वेट एंड वॉच करना है, इनमें ज़्यादा आपको नहीं कुछ करना है। सिप्ला में आप प्रॉफिट बुक करें 1450, यहाँ पे आप चाहें तो दोबारा री एंटर भी कर सकते हैं। जिनसे दूर रहना है वो 1-2 नाम में से हो गए होंगे सर, अजंता फार्मा, बायोकॉन और ज्योति लैब्स मैंने नोट कर लिया। कोई और मैंने मिस कर दिया तो आप बता दें प्लीज़ सर। वैसे भी आप विकिपीडिया हैं सर, कहाँ मिस कर पाएंगे कुछ। चलिए सर ठीक है, आप अजंता फार्मा, बायोकॉन और ज्योति लैब्स, इनको आप ज़रूर अवॉइड कीजिए, इनसे आपको बच के रहना है। फार्मा में अगर आपको कुछ खरीदना ही है तो नाम आपको बताए भी गए हैं। अब आज के लिए आखिरी सवाल सर, क्योंकि समय की थोड़ी कमी भी है, तो आज किन सेक्टर्स और शेयरों में फोकस करना चाहिए, किन में पैसा बनेगा? कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स जो आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं आज के लिए या छोटी अवधि के लिए? देखिए 2 स्टॉक हैं। पहला मैंने जैसे बताया था गेल, उस पर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है, बाय करके चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 255 के इमीडिएट लक्ष्य देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस 225 का यहाँ पर लेकर चले। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया, 500 के ऊपर निकला है, 550 तक जाएगा। अब लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो 490 का लेकर चले। ये 2 स्टॉक्स अभी के लिए। तो 550 का टारगेट है कोल इंडिया में और स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं, रिपीट करेंगे सर प्लीज? 490।
490 रुपये का। तो दो स्टॉक्स हैं और दोनों PSU स्टॉक ही हैं, जिसमें पहला नाम गेल का है, जिसमें लॉन्ग टर्म टारगेट 2030 के तो 600 रुपये के हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 255 रुपये का टारगेट है, 225 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए। कोल इंडिया में 550 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 490 रुपये का। 2 से 3 दिन या एक हफ्ते के लिए सर? बिल्कुल, ये 3 दिन में भी काम आएंगे और 3 दिन के बाद अगर आप भूल जाएंगे तो आगे भी काम आएंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया सर। दो PSU स्टॉक आपको और दे दिए गए हैं, जिसमें गेल आपके सामने आ भी गया, देखिए आप 255 का टारगेट, 225 रुपये का स्टॉप लॉस, और कोल इंडिया 550 रुपये का टारगेट है, और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 490 रुपये का। 3 से 4 दिन या फिर एक हफ्ते में हो सकता है कि ये जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय आज सुबह सुबह निकाला। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जी, पहले तो आपसे और आपकी टीम से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि आपने मुझसे स्टॉक्स मांगे थे, इतनी जल्दी आपने पुट कर दिया, वो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, दे नहीं पाया, इसलिए क्षमा मांगूंगा। और रही बात डिस्क्लेमर की, देखिए सर, जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ ये मेरे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, पर्सनल ऐसी कोई भी होल्डिंग नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आपने समय निकाला, शेयरों पे बातचीत करी, मार्केट पे अपनी राय दी, और जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी आप बताते हैं सर, खासतौर पे आपने जो स्प्रेड बनाने की बातचीत करी है, उन सब कॉल्स के लिए, उन सब राय के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद सर। चलिए, तो बाजार आज एक दिन की छुट्टी के बाद खुलता हुआ दिखेगा। 2 दिन बचे हैं इस हफ्ते में, लेकिन अगला हफ्ता है बजट का, एक बड़ा हफ्ता है, और उसके साथ साथ नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है। नतीजों पर मनी 9 का फोकस लगातार बरकरार है। 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे, वो भी नतीजों के ऊपर और खासतौर पे छोटे और मझोले शेयरों को लेकर उनका कवरेज काफ़ी स्ट्रांग रहता है। तो आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ सकते हैं। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे नतीजों वाले स्टॉक्स, और साथ ही साथ जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, खबरों वाले शेयर हैं, उनके ऊपर खासतौर पर फोकस रहेगा। तो क्या खरीदे क्या बेचे, मैं आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।